ठीक है। चलिए, तो हम लोग आज इसके पहले जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, स्टोमेटा क्या होते हैं, ठीक है, और ये पौधों के पत्तियों में किस स्थान पर पाए जाते हैं, ठीक है, इसके बारे में हमने समझा था। और स्टोमेटा के बारे में उसके हमने डिटेल्स में स्ट्रक्चर्स के बारे में समझा था कि स्टोमेटा का जो संरचनात्मक रूप से किस प्रकार से होता है और उसमें कौन कौन से ऐसे जगह होती हैं जहाँ पे जो फिजियोलॉजी में जो होता है स्टोमेटा जो होता है वो हेल्प करता है। तो इसके बारे में हमने डिटेल्स में स्टडी कर लिया था। आज हम ये पढ़ रहे हैं कि जो स्टोमेटा होता है वो पौधों में किस प्रकार से फोटोसिंथेसिस के दौरान, ठीक है, स्टोमेटा ओपन होता है और क्लोज होता है, ठीक है, इसके बारे में हम आज डिटेल्स में समझते हैं। हम बात कर रहे हैं कि देखो यहाँ मैंने हेडिंग डाली हुई है, क्या है, मैकेनिज्म ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, मतलब रंध्र के खुलना और बंद होने की प्रक्रिया को हमें समझना है कि किस प्रकार से यह प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसके जो रंध्र के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया से संबंधित वैज्ञानिकों ने कई सारे जो थ्योरीज दी गई हैं, कई सारे सिद्धांत दिए गए हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, लेकिन उसमें से जब से सबसे जो इम्पॉर्टेंट और जो सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी है वह है पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी। कौन सा आयन दिया गया है? पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी दी गई है, ठीक है। इस थ्योरी में हम समझते हैं कि स्टोमेटा जो होता है या रंध्र है किस प्रकार से खुलता है और किस प्रकार से बंद होता है, ठीक है, ये हम समझते हैं, ठीक है। तो इस थ्योरी को सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इस थ्योरी को सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लेविट करके। क्या नाम था? उनका नाम था लेविट नाम था। कब दिया था? 1974 में। कब दिया था? 1974 में। वैज्ञानिक का क्या नाम था? वैज्ञानिक का नाम था लेविट, वैज्ञानिक का नाम था, जिन्होंने 1974 में एक थ्योरीज दी, पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार हमें ये पता करना है कि पोटेशियम आयन स्टोमेटा यानी रंध्र के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया में किस प्रकार से इसका रोल होता है, ठीक है, किसका? पोटेशियम आयन का, ठीक है। हमें ये जानना है कि अगर पोटेशियम आयन, ठीक है, अगर पोटेशियम आयन जो है, ठीक है, ये K+ आयन जो है, पोटेशियम आयन अगर रंध्र के अंदर, मतलब अगर इस गार्ड सेल्स में अगर उसकी उपस्थिति होती है तब स्टोमेटा क्या होता है। और अगर स्टोमेटा, अगर ये पोटेशियम आयन क्या हो जाए, अगर ये बाहर आ जाती है, क्या आ जाए, अगर बाहर आती है तब किस प्रकार की एक्टिविटी होती है, किसमें? रंध्र में। इसकी प्रक्रिया को हमें आज डिटेल्स में समझना है, ठीक है। तो हमें ये जानना है कि जो स्टोमेटा है, मैं आपको एक बात, एक सामान्य भाषा में अगर हम बात करें तो स्टोमेटा की जो खुलना और बंद होने की जो प्रक्रिया होती है ये मुख्यतः किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये जो होता है स्टार्च जो होता है, स्टार्च आप लोग समझते हैं, आप लोग सभी जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के दौरान किसका निर्माण होता है? भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ठीक है, या उसको हम ग्लूकोज भी कहते हैं। तो वहाँ पे आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और वाटर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, प्रकाश के उपस्थिति में कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट में जब लाइट रिएक्शन होती है तो क्या बनता है? C6H12O6 का निर्माण होता है। और क्या बनता है? 6O2, मतलब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है, और 6 मॉलिक्यूल्स किसके? वाटर का निर्माण होता है, ठीक है। ये हमने किसे पढ़ा था? फोटोसिंथेसिस में। तो हमने कहा कि जब स्टोरेज एनर्जी प्लांट में किस रूप में होता है? वो स्टार्च के रूप में होता है, ठीक है। तो जब उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, किसका? स्टार्च का, किसमें? गार्ड सेल्स में जब सांद्रता जब बढ़ जाती है तब होता क्या है कि ऑस्मोटिक प्रेशर अचानक से क्या हो जाती है? बढ़ जाता है, ठीक है। जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है तो आप यहाँ पे समझिए कि जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा मतलब क्या होगा? इंडो ऑस्मोसिस की क्रिया होगी और वाटर के मॉलिक्यूल्स सब्सिडियरी, मतलब जो ये वाले सेल होते हैं, इस सेल से कहाँ आने लग जाते हैं? अंदर की तरफ आने लग जाते हैं। जब अंदर की तरफ आने लग जाते हैं
तो मैंने कहा था आपको, हमने परासरण में ही ये बात पढ़ा था कि वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, हाई कंसंट्रेशन वाले क्षेत्र से निम्न कंसंट्रेशन की तरफ क्या करते हैं, डिफ्यूज होते हैं। तो वहीं पे मैंने कहा कि जब यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पे क्या है, कम है, तो होता क्या है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स कहाँ पहुँचने लग जाते हैं, अंदर की तरफ, एंडो ऑस्मोसिस होगी। तो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है तब क्या होता है, टारगर प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, स्पीड दाब जिसको कहते हैं। जब वो भी बढ़ जाता है तो अचानक से क्या हो जाती है, वॉल प्रेशर का भी खिंचाव होने लग जाता है, ठीक है। और जब खिंचाव होने लग जाते हैं तो अल्टीमेट होता क्या है, कोशिका जो होती है, गार्ड सेल्स जो होता है वो फूल जाता है, ठीक है। जब फूल जाता है तो स्टोमेटा क्या हो जाती है, रंध्र खुल जाता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं स्टोमेटा ओपनिंग कहते हैं। लेकिन यही सेम अगर उल्टा हम कर देते हैं तो होता क्या है कि मैंने कहा कि जब यहाँ पे गार्ड सेल्स में कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कम होता है, उसमें क्या था, ज़्यादा होता है। जब कंसंट्रेशन कम होता है इसका मतलब क्या है, वहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है। कंसंट्रेशन गार्ड सेल से कम है मतलब वहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या है, ज़्यादा है। तो एक्सोऑस्मोसिस के थ्रू क्या होती है, वाटर के मॉलिक्यूल्स गार्ड सेल से कहाँ पहुँचने लग जाती है, उसके पास वाले कोशिका मतलब सब्सिडरी सेल में पहुँच जाती है। जब सब्सिडरी सेल में पहुँचने लग जाता है तो होता क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है। जब ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है तो टर्गर प्रेशर भी कम हो जाता है, और जब टर्गर प्रेशर कम हो जाते हैं तो अल्टीमेट क्या होता है, खिंचाव कम हो जाता है। और जब खिंचाव कम होता है तो स्टोमेटा हमारे क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है, ठीक है। तो जब इसकी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा क्लोजिंग कहते हैं इसको, ठीक है। और जब स्टोमेटा मैंने कहा जब ओपन हो जाता है, ठीक है, कंसंट्रेशन के बढ़ने के साथ, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा ओपनिंग कहते हैं इसको, ठीक है। अब इस प्रक्रिया को हम डिटेल्स में, प्रक्रिया में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं इसके हम प्रक्रिया में अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि हम पहले ये समझते हैं कि स्टोमेटा के रंध्र के खुलने की प्रक्रिया कौन कौन सी हो सकती हैं, ठीक है, इसके बारे में हमें जानना है, ठीक है। तो मैंने कहा कि जब फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस होती है हाँ, ठीक है। तो जब फोटोसिंथेसिस के दौरान जब प्रकाश के उपस्थिति में गार्ड सेल्स में क्या होता है कि जो स्टार्च हमारा होता है वो किस में बदल जाता है, वो बन जाता है आपके फास्फोइनोल पायरुवेट में चेंज जाती है। किस में बदलता है, फास्फोइनोल पायरुवेट में क्या हो जाती है, बदल जाती है। कौन, स्टार्च, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश के उपस्थिति में। ध्यान रखना कि जब फोटोसिंथेसिस होती है तब क्या होता है कि गार्ड सेल्स में जो स्टोरेज फूड मटेरियल्स होता है इन द फॉर्म ऑफ किसकी, स्टार्च में, ठीक है, तब वो किस में बदल जाती है, वो बदल जाती है आपके फास्फोइनोल पायरुवेट में बदल जाती है, ठीक है। लेकिन जब फास्फोइनोल पायरुवेट में बदलने की प्रोसीजर में क्या होता है कि गार्ड सेल्स में एक प्रकार का क्या होता है, एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं हम कार्बोक्सिलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम कहते हैं, कार्बोक्सिलेज एंजाइम कहते हैं उसको, ठीक है। तो जब कार्बोक्सिलेज एंजाइम के उपस्थिति में जो फास्फोइनोल पायरुवेट था वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करता है, जब संयुक्त हो जाती है, जब जुड़ जाता है, तब वो क्या किसमें बदल जाता है, वो ऑक्जेलिक एसिड में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, ऑक्जेलिक एसिड में। कहाँ पे, यहाँ पे मैंने कहा ये गार्ड सेल से यहाँ पे स्टार्च ऑलरेडी है, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये किस में बदल जाता है, ये बदल जाता है आपके, मैंने कहा फास्फोइनोल पायरुवेट में बदल जाती है। लेकिन जब ये फास्फोइनोल पायरुवेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड के उपस्थिति में, मतलब प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायर्ड होती है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में वह जो फास्फोइनोल पायरुवेट था वो किस में बदल जाता है, वो बदल जाता है आपके ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड में बदल जाती है, ठीक है। और यह यहाँ पे गार्ड सेल्स में एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है। तो उस कार्बोक्सिलेज एंजाइम के उपस्थिति में वो क्रिया क्या होती है, और क्रिया करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाती है क्या, ऑक्जेलिक एसिड में क्या हो जाती है, बदल जाती है, ठीक है। अब ऑक्जेलिक एसिड जो होती है यहीं पे, कहाँ पे, गार्ड सेल्स में ही अभी किस में बदल जाते हैं, वो मैलिक एसिड में बदल जाती है। ऑक्जेलिक एसिड जो है किस में बदल जाता है, वो अगेन जब केमिकल रिएक्शंस होती है तो वो किस में बदल जाती है, मैलिक एसिड में बदल जाती है। और यह क्रिया जो होती है वो मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम होता है, ठीक है। यहाँ पे
कसमें, ये गार्ड सेल्स में, ठीक है। तो वो मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में किस में बदल जाता है, आपका मैलिक एसिड में बदल जाता है, ठीक है। अब अगेन क्या होती है कि जो मैलिक एसिड जो होती है यहाँ पे, वो अगेन किस में, दो भाग में टूट जाता है। किस में, ये यहीं पे आपके गार्ड सेल्स में ही ये दो भाग में टूट जाती है, मैलेट और H+ आयन में बदल जाती है, ठीक है। कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो जब ये मैलेट आयन और H+ आयन, ठीक है, प्रोटॉन में जब टूट जाता है, ठीक है, तो जो H+ आयन होता है वो अगेन कहाँ पे आ जाती है, वो इनर साइड आने लग जाती है। कहाँ से, ये अंदर साइड से अंदर साइड आना शुरू हो जाता है वो, ठीक है। और जैसे ही अंदर साइड आने लग जाती है, तो मैंने कहा कि कुछ जो पोटेशियम आयन होते हैं, ठीक है, वो कहाँ से, अंदर साइड से बाहर की तरफ आने लग जाते हैं, ठीक है। मतलब अंदर साइड से कहाँ पहुँचेंगे, बाहर साइड पहुँच जाएंगे। और वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर से कहाँ पहुँचते हैं, अंदर साइड। जब ऐसी स्थिति बन जाती है, तब आयंस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। किसके बीच में, पोटेशियम आयन और H+ आयन के बीच में क्या होती है, आयन का एक्सचेंज होता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम आयन एक्सचेंज विधि भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि स्टोमेटा की फिजियोलॉजी, ये प्लांट फिजियोलॉजी के दौरान किन मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है, या किन अणुओं के बीच में आयन का एक्सचेंज होता है। तो किसके बीच में होता है, पोटेशियम आयन प्लस H+ आयन के बीच में होता है, ठीक है। अब जैसे होता क्या है, ठीक है, तो इसी को हम ना किन किन कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, इसको मैंने एक रिटन मैटर में, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना है, तो मैंने इसको रिटन मैटर में यहाँ पे लिखा है। आपको स्टेप बाय स्टेप इसको समझना है, ठीक है। तो जैसे मैंने ये स्टेप बाय स्टेप लिखा है, ठीक है, आपको मैंने कहा कि प्रकाश की उपस्थिति में सर्वप्रथम क्या होती है, गार्ड सेल में स्टोर जो स्टार्च है वो फास्फोइनोल पायरुविक एसिड में क्या हो जाती है, बदल जाती है। मैंने आपको ये समझा दिया है, ठीक है। और फास्फोइनोल पायरुविक एसिड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़कर क्या बनाता है, ऑक्जेलिक एसिड बनाता है। और यह क्रिया जो होती है वो PP मतलब फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम के उपस्थिति में होती है, ठीक है। और उसी क्रिया क्या होती है, उत्प्रेरित होती है। यह एंजाइम जो होते हैं वो pH को क्या करता है, और एक्टिव कर देता है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी pH क्या होगी, बढ़ी हुई होगी, ठीक है। फिर क्या होते हैं, ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो अगेन किस में बदल जाती है, मैलिक एसिड में बदल जाती है। और यह क्रिया किसके द्वारा होती है, मैलिक डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में होती है, ठीक है। ये मैंने आपको अभी बता दिया है, ठीक है। अब क्या होती है, मैलिक एसिड जो होता है वो गार्ड सेल्स में, मैंने कहा था आपको, मैलेट आयंस और H+ आयन में क्या करती है, ये टूट जाता है, ठीक है। अब H+ आयन जो गार्ड सेल के पास किस में चला जाती है, मैंने कहा था आपको यहाँ पे ये सब्सिडियरी सेल, जो ये वाले सेल होते हैं ना, हाँ, यहाँ पे ये वाला जो भाग होता है, ठीक है, यहाँ पे ये वाला भाग, ठीक है, ये है H+ आयन, ठीक है। और यहाँ पे क्या हमारा K+ आयन, ठीक है। तो ये कहाँ पहुँचता है, आपकी ये बाहर जाता है और ये कहाँ पहुँचता है, अंदर साइड आने लग जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होता है, ठीक है। अब क्या होते हैं, मैंने कहा H+ आयन जो है वो गार्ड सेल के पास सब्सिडियरी सेल में चला जाता है, और उनके बदले में K+ आयन जो होता है वो कहाँ जाती है, अंदर की तरफ आता है। मैंने यही कहा आपको कि जो K+ आयन है जो सब्सिडियरी सेल में था, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना, जो ये K+ आयन था, ठीक है, ये जो H+ आयन है वो कहाँ, पहले ध्यान रखिए, ये K+ आयन कहाँ होता है, बाहर साइड। H+ आयन कहाँ होता है, ये होता है हमारा अंदर साइड। तो जब ये बाहर की तरफ जाता है, ठीक है, तो K+ आयन कहाँ पहुंचता है, अंदर की तरफ आने लग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, आयन का एक्सचेंज होता है। जब आयन का एक्सचेंज होता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, आयन एक्सचेंज प्रोसेस कहते हैं। अब क्योंकि ये आयन का जो एक्सचेंज होता है एक प्रकार का एक्टिव प्रोसेस है, एक सक्रिय विधि है, तो इसके लिए जो होता है ना, ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो इसको जो होता है पूरा कहाँ से करता है, एक फास्फोराइलेशन एक टेक्निक्स होती है, ये फास्फोराइलेशन एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा क्या होती है, ATP की जो आवश्यकता होती है उसको पूरी करता है, ठीक है। चलिए आता है यहाँ समझ में, ठीक है। अब देखो मैंने वही लिखा हुआ है कि K+ आयन और H+ आयन ये एक्टिव प्रोसेस है जिसके दौरान ऊर्जा का उपयोग होता है, जो कि फास्फोराइलेशन से क्या होती है, प्राप्त होती है, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि K+ आयन जो मैलेट आयन से क्रिया करके, क्योंकि अब पोटेशियम आयन कहाँ गया है, अंदर की तरफ आ गया है। जब अंदर की तरफ आ गया है तो ऑलरेडी क्या करता है, वो
वो ऑलरेडी मैलेट आयन तो हमारे पास है ही वहाँ पे, तो पोटेशियम और जो मैलेट दोनों आपस से मिल करके क्या बनाती है, पोटेशियम मैलेट बना लेता है। ठीक है, और क्या बना लेते हैं, गार्ड सेल की जो वैक्यूल्स में क्या कर देता है, उसको ट्रांसफर कर देता है। किसको, पोटेशियम मैलेट आयन को किस में ट्रांसफर कर देता है, वैक्यूल्स में। गार्ड सेल्स के अंदर ही क्या होते हैं, वैक्यूल्स, रिक्तिका जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे क्या करता है, उसको ट्रांसफर कर देता है। अब जब ट्रांसफर कर देता है तो ऑलरेडी वहाँ पे क्या होती है, पीएच कम हो जाता है, क्योंकि पोटेशियम मैलेट आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा था। जब वो वैक्यूल से पहुंच गया तो उसके जगह पर क्या आ गया, पानी। तो क्या होगा, उसकी पीएच क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उस पीएच को मेंटेन करने के लिए वहाँ पे एक आयन आता है जिसको बोलते हैं हम क्लोराइड आयन। कौन से बोलते हैं, क्लोराइड आयन आ जाता है वहाँ पे। ठीक है, इंटर कर जाता है। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोराइड आयन। कई बार पूछा जाता है कि स्टोमेटा की पीएच को मेंटेन करने के लिए कौन सा आयन जो होता है वो इंटर करता है, तो कौन सा करता है, ये जो क्लोराइड आयन जो होता है वो क्या करता है, अंदर की तरफ आ जाती है। ठीक है, परिणाम स्वरूप क्या होती है कि गार्ड सेल्स का ओपी बढ़ जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे पास की सेल में इंडो ऑस्मोसिस द्वारा वाटर क्या हो जाती है, अंदर की तरफ क्या हो जाती है, आने लग जाती है। ठीक है, इससे क्या होते हैं, वाटर अंदर की तरफ आने लग जाते हैं, जिससे टर्गर प्रेशर क्या हो जाती है, टर्गर प्रेशर इससे क्या हो जाती है, बढ़ जाता है। ठीक है, जब टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है इससे क्या होता है, स्टोमेटा ओपन हो जाती है, मतलब स्टोमेटा क्या जाती है, ओपनिंग, रंध्र खुल जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो होते हैं ये कई जो प्रोसेस है, ठीक है, आप इसको नोट कर लो। ठीक है, और इस प्रकार से जो होते हैं हमारा ये जो स्टोमेटा जो रंध्र का खुलने की प्रक्रिया जो होती है वो कई स्टेप्स में क्या होती है, पूर्ण हो जाता है। ठीक है, चलिए अब इसी का जस्ट हम क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। उल्टा में क्या होगा कि जब स्टोमेटा, मैंने कहा जब बंद होता है तो तो क्या होती है, रात्रि में, नाइट के समय पे होता है। तो नाइट के समय में क्या होता है, ध्यान रखना, फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं होती है। जब फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं होगी तो वहाँ पे क्या होती है, रिस्पिरेशन होता है। ठीक है, और जब रिस्पिरेशन हो मतलब श्वसन क्रिया होगी। जब श्वसन क्रिया होगी तो आपको मैंने यहाँ पे देखते हैं कि यह भी प्रक्रिया जो होती है वो कई स्टेप्स में क्या होती है, यह प्रक्रिया भी पूर्ण होती है। ठीक है, और कौन कौन से ऐसे स्टेप्स होते हैं, इन स्टेप्स को हम एक एक करके समझते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा जब नाइट में जब गार्ड सेल में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, बढ़ जाता है, अंडरस्टूड है। ठीक है, रात में क्या होगा, जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन, सांद्रता बढ़ जाएगी। कहाँ पे, गार्ड सेल में। ठीक है, तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस क्रिया में क्या बंद होती है, और लेकिन रिस्पिरेशन होती है, जिससे पीएच क्या हो जाती है, कम हो जाता है। सिंपल सी बात है, फोटोसिंथेसिस के दौरान पीएच बढ़ गया था, यहाँ पे क्या हो गया, रात्रि में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, रिस्पिरेशन हो रहा है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, पीएच जो है वो पीएच क्या हो गया, आपका कम हो गया। जब पीएच कम हो गया तो मैंने कहा वहाँ पे गार्ड सेल्स में ही एक हार्मोन्स होता है जिसको बोलते हैं हम एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो एब्सिसिक जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है, एब्सिसिक हार्मोन्स, एब्सिसिक एसिड हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, एक्टिव हो जाता है और कार्य करने लग जाता है, जो क्या करता है, K+ आयन को आने से रोकता है। मैंने कहा था आपको जब स्टोमेटा जब ओपनिंग हो रही थी तो पोटेशियम आयन कहाँ था, बाहर की तरफ, H+ कहाँ था, अंदर की तरफ। तो जब H+ आयन बाहर की तरफ जा रहा था, ठीक है, तो K+ आयन कहाँ पहुँचा जाता था, अंदर की तरफ से। ठीक है, तब वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था, बढ़ गया था। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि K+ आयन जो है वो अंदर आने से क्या होता है, रोकने लग जाता है। कौन, एब्सिसिक एसिड जो हार्मोन्स है वो एक्टिव हो जाता है, तो पोटेशियम आयन को अंदर आने से क्या है, रोकता है। ठीक है, वो नहीं आने देता है, और जो अंदर आ भी जाते हैं उनको क्या करता है, वो वापस गार्ड सेल्स में क्या करता है, उसको भेजने लग जाता है कि भैया अब तुम्हारा यहाँ पे काम नहीं है, तुम कहाँ जाओ, वापस जाओ, कहाँ पे, सब्सिडियरी सेल में चले जाओ, तुम वहीं पे तुम्हारा काम है, अंदर काम नहीं है। उससे क्या हो जाती है, जो एसिडिटी है, जो अम्लीयता है और बढ़ जाती है। और अम्लीयता बढ़ जाना मतलब किसका साइन है, ये H+ आयन का साइन है। ठीक है, तो देखो क्या है, एब्सिसिक एसिड जो होता है वो गार्ड सेल की अम्लीयता का माध्यम को और अधिक क्या कर देती है, और अधिक अम्लीयता बना देती है, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स कम है, लेकिन ये एब्सिसिक एसिड हार्मोन्स की वजह से अम्लीयता क्या हो गई है, और बढ़ गई है। अम्लीयता अधिक होने से क्या हो जाती है, जो हमारे ऑर्गेनिक एसिड है, मतलब मैलिक एसिड था, वो अगेन किस में बदल जाती है, स्टार्च में बदल जाती है। ठीक है, और जिससे गार्ड सेल की जो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाती है, वो कम हो जाता है।
आ गई, क्योंकि स्टार्च ये बदल गया, मतलब स्टार्च क्या है प्रकार का, पॉलीसैकेराइड से, और जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाना किसकी, स्टार्च के, इसका मतलब वहाँ पे क्या हो गया, वाटर के मॉलिक्यूल्स ऑटोमेटिक क्या हो जाती है वहाँ पे, आपको यही जानना है, ठीक है। जब स्टार्च का सांद्रता बढ़ गया, मतलब ये हो रहा है कि स्टार्च की मात्रा वहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, जब ज़्यादा है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हो गई, कम हो गया, ठीक है। तो जब कम हो गया वाटर के मॉलिक्यूल्स, ध्यान रखना, तो यहाँ पे ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कम हो जाता है, ठीक है। जब ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कम हो गया, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि टर्गर प्रेशर भी कम हो जाएगा, और जब टर्गर प्रेशर कम हो जाएगा तो कोशिका क्या हो जाएगी, फ्लैसिड हो जाएगा, ठीक है। फ्लैसिड मतलब संकुचित हो जाएगा। क्यों संकुचित जाएगा, क्योंकि गार्ड सेल से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्सो ऑस्मोसिस के द्वारा कहाँ पहुँचने लग जाती हैं, बाहर की तरफ जाने लग जाती हैं, ठीक है। कहाँ निकल जाती है, बाहर की तरफ क्या जाती है, निकल जाता है, ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होते हैं, गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाती है और रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमने जो रंध्र का खुलने और बंद होने की जो प्रक्रिया है वो दो माध्यमों में पूरी होती है, या जो स्टोमेटा का खुलना और बंद होने की जो प्रक्रिया होती है वो कई स्टेप्स में पूरा होते हैं, ठीक है। और इसका हमने डिटेल्स में हमने अभी समझ लिया, ठीक है। तो आपको आई होप कि ये अच्छे समझ में इसलिए आ गया होगा क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने स्टोमेटा के बारे में बहुत डिटेल से में समझ लिया है कि वो किस प्रकार से इसकी संरचना होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है ये चीज़, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है। और ये आपका जो रिकॉर्डेड हमारी क्लास होगी वो यूट्यूब पे डल जाएगा, और इसको आप स्टेप बाय स्टेप अच्छे से इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए।